नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश होने वाली इन तमाम बीमारियों के बारे में कि आप इन बीमारियों से कैसे अवगत हो सकते हैं, कैसे आप बच सकते हैं। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आजकल लोगों में जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं लोग बहुत ही जल्दी। आखिर इसका क्या कारण है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। उसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि मनोचिकित्सक हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे आखिर लोगों में इतनी जल्दी आजकल गुस्सा क्यों आता है। दर्शकों, सबसे पहले हम डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि गुस्सा यानी कि एग्रेसिव, और ये होता क्या है, पहले तो इसके बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, एग्रेशन एक नॉर्मल स्वाभाविक जो नेचुरल एक बिहेवियर है जिसे कहते हैं हम लोग, जो नॉर्मली हर प्रकार की प्रजाति में जो चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो मनुष्य हो उसमें पाया जाता है। कारण एग्रेशन का जो मुख्यतः जो किस लिए है ये बेसिकली, तो वो ये है कि ये एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक प्रकार की प्रतिरोधक शक्ति है जो क्या कहना चाहिए हमें, प्रकृति ने हमें प्रदान की है, ताकि जब भी किसी प्रकार का कोई खतरा हम अपने अस्तित्व पर महसूस करें, चाहे वो जैविक अस्तित्व हो, चाहे हमारा वास्तविक अस्तित्व हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार के जब उस प्रकार संकट आता है, तब हम हमारा शरीर जो है एग्रेशन का रुख अख्तियार करता है। हमारे बिहेवियर में, हमारी मानसिकता में उग्रता देखने को मिलती है, ताकि वो जो खतरा है हम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, जिसे कि मानसिक तौर पर भी दिमाग तैयार होता है और शरीर रूप से भी तैयार होता है, ताकि हमारे शरीर में खून का दौरा बढ़ने लगता है, हमारे हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, हमारे जो बाकी के अंग हैं उनमें ज़्यादा शक्ति देखने को मिलती है, और हम एग्रेसिव होकर, आक्रामक होकर उस जो हमारी जो अगेंस्ट जो फोर्स है, चाहे वो नोन फोर्स हो चाहे वो अननोन फोर्स हो, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए वो नोन फोर्स हो। कई बार अननोन फोर्स के रिएक्शन में भी हमारा दिमाग जो है हमें एग्रेसिव रुख अख्तियार करने के लिए मजबूर करता है और हम उसमें आक्रामक होते हैं। वो आक्रामकता मानसिक तौर पर भी हो सकती है, शारीरिक तौर पर भी हो सकती है। अक्सर देखा गया कि शारीरिक तौर पर जैसे लोग गाली गलौज करने लगते हैं या मारपीट करने लगते हैं, या इसके अलावा जो हमारे जो भाव हैं वो आक्रामक हो जाते हैं, और हमारी जो बोलचाल है और हमारी बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो देखने को मिलती है। डॉक्टर, एक नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि हर साल 30 से 35% जो मौतें होती हैं वो अग्रेशन के कारण होती है। लोग गुस्से में आके मार देते हैं किसी को, तो वो बोला जाता है कि 30 से 35% जो मौतें होती हैं वो सिर्फ गुस्से के कारण होती हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये मैंने कहा ना, ये जो एग्रेशन है नोन फैक्टर या अननोन फैक्टर दोनों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है। जब भी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके अस्तित्व को खतरा है, तो वो एग्रेशन का रुख अख्तियार करता है। ठीक है, वो एग्रेशन का लेवल सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, और इसीलिए उस क्षणिक आवेग में आकर जब एग्रेसिव होता है तो सिर्फ उसके सामने एक उद्देश्य होता है कि उसको अपना एग्जिस्टेंस, अपने सर्वाइवल को बचाना है, उसको अपना अस्तित्व बना के रखना है, और उसमें वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि सिर्फ वो एक प्राइम मोटिव है कि अगर वो एग्रेसिव नहीं होगा उस समय तो वो अपने आप को नहीं बचा सकता है, और उस एक्ट में वो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा ना, वो शारीरिक हिंसा भी कर सकता है, वो मानसिक हिंसा भी कर सकता है, या इस दौरान में अक्सर लोग अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हैं जब वो एग्रेशन अपने लिए डाइवर्टेड होता है। जैसा कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में होता है, उनमें जो एग्रेशन होता है वो अपने लिए, उनमें आक्रोश होता है अपने लिए। तो अपने को जब अंदर की तरफ आक्रोश होता है तो आदमी अपने आप को नुकसान पहुँचाता है, जिसे हम साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में सुसाइड या आत्महत्या का नाम देते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि अगर जो संभावना होती है अल्सर की और मोटापे की, जो है जो गुस्सा करते हैं उनमें ज़्यादा देखी जाती है, उनका मतलब बढ़ने का कारण ज़्यादा रहता है उनमें। देखिए, जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, जिन लोगों में हाई लेवल ऑफ एंजाइटी होती है, या जो लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं, उन लोगों में कई प्रकार की बीमारियां जो हैं वो मुख्यतः देखा गया है कि वो ज़्यादा परसेंटेज में देखी जाती हैं। जैसे कि आपने बताया, गैस्ट्रिक अल्सर, एसिडिटी की परेशानी, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, एग्रेसिव होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। दूसरा, हार्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं, एमआई की, या कहना चाहिए जो हार्ट अटैक की जो संभावनाएं होती हैं, या
सीने में जो बार बार दर्द होने लगता है, उस प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो एग्रेसिव लोगों में उनकी जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स के अलावा सेरेब्रोवैस्कुलर इवेंट, जिसको कि स्ट्रोक वगैरह कहते हैं, उनमें भी देखने को ज़्यादा मिलती है। जी डॉक्टर, आजकल ज़्यादातर देखा जा रहा है कि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं और लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं अपनी फैमिली से, तो इस तरह का बिहेवियर क्यों इतना ज़्यादा आजकल बदलता जा रहा है लोगों के अंदर? देखिए, ये मैंने कहा जो स्वभाव है या जो हमारा बिहेवियर है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके ये जो व्यवहार में बदलाव है बहुत सारे कारण होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके अलावा जो सामाजिक परिवेश है, जो हमारा लालन पोषण है, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है। चूँकि अर्बनाइजेशन के चलते और इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते न्यूक्लियर फैमिलीज़ की जो नंबर हैं वो ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो इंटरेक्शंस हैं फैमिली मेम्बर्स के बीच में, बच्चों के और माँ बाप के बीच में, वो बहुत कम रह गए हैं। तो इसीलिए जो सारी की सारी इंटरेक्शंस हैं वो नीड बेस्ड इंटरेक्शंस है कि माँ बाप और बच्चों के बीच में तभी बात होती है जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है, वो उनके पास आता है, और चूँकि समय का अभाव है तो माँ बाप भी अक्सर ये चाहते हैं कि जो उसने मांगा है वो उसको पूरा कर दिया जाए। तो इस वजह से जो टॉलरेंस लेवल है या जो एंड्योरेंस लेवल है वो धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है। दूसरी बात ये है, चूँकि परिवार में सिर्फ 4 या 5 प्राणी हैं, इससे ज़्यादा नहीं आजकल, तो उस वजह से क्या होता है कि हम लोगों का जो इंटरेक्शंस कम होते हैं, और उस वजह से हमारे अंदर जो अडेप्टेबिलिटी होती है कि हम अपने व्यवहार को दूसरे के व्यवहार के सामने मॉडिफाई करने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जब बड़ा परिवार होता है, बड़े ज़्यादा लोग सदस्य होते हैं, हर एक प्रकार के एक अपना अलग व्यक्तित्व होता है, और सामंजस्य बैठाने के लिए हम अपने व्यवहार को कहीं ना कहीं उसमें मॉड्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हमारी जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। चूँकि न्यूक्लियर परिवार में ऐसा कुछ संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हमारी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होती है जो संयुक्त परिवार में लोगों में देखने को मिलती है। इसलिए हम उतने एडजस्टमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और जरा सा भी कुछ अलग सा होता है जिससे कि, और उसको हम अपना एक खतरा मानकर एग्रेसिव होने का हमारा एक स्वभाव बन जाता है। जी डॉक्टर साहब, मैं अगर बात करूं पर्यावरण की, बदलता पर्यावरण हुआ और जो आजकल ट्रैफिक जाम वगैरह होता है, बोला जाता है कि जो इससे इफेक्टिव होते हैं जो डेली बेस पे ऑफिस वगैरह जाते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है एग्रेसिवनेस, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने कहा ना, जैसे कि जो एग्रेशन है या जो भी व्यवहार है व्यक्ति का, वो बहुत सारे फैक्टर्स है, सोशल फैक्टर्स हो गए आपके, और आपका सामाजिक परिवेश हो गया, सभी चीज़ों के द्वारा डिसाइड किया जाता है। टाइम कॉन्स्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, टारगेट बेस्ड अप्रोच हैं, तो जब आप उनको अचीव करने में आपको दिक्कत महसूस होती है और आपको लगता है कि आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो दिमाग इसको एक असफलता के रूप में और एक खतरे के रूप में लेता है, जो कि भले ही मैंने जैसे पहले कहा कि चाहे वो वास्तविक खतरा हो चाहे नहीं हो, तो ये जो फेलियर्स हैं, चाहे हम अपने, जैसे आपने कहा कि ऑफिस जाते हैं सुबह और हमें जो है टाइम पर पहुंचना है, 9 बजे नहीं पहुंच पाए या 8 बजे नहीं पहुंच पाए और आपके पास समय कम है, तो आप उसे एक फेलियर के रूप में दिमाग देखना शुरू करता है कि मैं इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया, और चूंकि ये फेलियर है, ये आपके अस्तित्व के लिए खतरा है, तो आदमी उसमें एग्रेसिव, इसलिए वो उसका जो टेम्पर है वो अपना टेम्पर लूज करने लगता है, वो जल्दी इरिटेट होने लगता है, और वो इस टेम्पर लूज करने की वजह से वो आक्रामक होने लगता है। इसलिए रास्ते में कहीं कोई ट्रैफिक जैम हो गया, किसी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी या कोई रास्ते में आ गया, तो आदमी फिर इरिटेट होने लगता है, और वो फिर बातचीत के द्वारा या फिर फिजिकल एग्रेशन के द्वारा उसमें व्यक्त होती है। अक्सर इसीलिए लड़ाइयाँ जल्दी हो जाती हैं। बहुत सारे फैक्टर, जैसे हमने पर्यावरण की बात कही, तो जैसे टेम्परेचर है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब तापमान बढ़ते हैं गर्मियों के दौरान में, तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। सर्दियों में कंपैरेटिवली टेम्परेचर्स लो होते हैं, तो एग्रेशन की कंपैरेटिवली जो टेंडेंसी है वो थोड़ी सी कम हो गई। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे पर्यावरण का टेम्परेचर हो या हमारी जो नीड बेस्ड हैं, ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ये एग्रेशन दिखा रहा है वो हमेशा एग्रेसिव रहता है। अगर उसके पास कोई टारगेट बेस्ड अप्रोच नहीं, जैसे आप शाम को फैमिली के संग लेजर टाइम पे जा रहे हैं और आपने कोई टारगेट नहीं लिया हो, सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं, तो आपको शायद रास्ता में अगर कोई कठिनाई आती है, ट्रैफिक जैम मिलता है, तो शायद आप उतने इरिटेट नहीं होते हैं। जबकि आपको ऑफिस जाना है या आपको किसी मूवी के लिए जाना है और आपको वहाँ डॉट टाइम पर पहुँचना है, क्योंकि टारगेट है, वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो आप जल्दी इरिटेट होने लगते हैं। तो मतलब मन में अंदर चिड़चिड़ाहट सी आती है, फिर अग्रेसिवनेस आता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर, इसके इलाज की बात करें तो क्या इसका इलाज किस तरीके
से किया जाता है? देखिए, पहले तो ये जानना ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि एग्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक सामान्य लक्षण है, सामान्य प्रतिक्रिया है जो प्रकृति ने हमें प्रोवाइड की है हमारे सर्वाइवल के लिए। अगर व्यक्ति में एग्रेशन ना हो तो उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो कभी भी आक्रामक रूप इख्तियार नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर आक्रमण किया और आपके अंदर एग्रेशन नहीं है, तो आप अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप आक्रामक नहीं हैं, इसलिए आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, नॉर्मल व्यवहार है। तो सबसे पहले ये आंकलन करना ज़रूरी है कि ये जो एग्रेशन है, क्या वो सिचुएशन बाउंड एग्रेशन है, परिस्थिति के अनुसार से होता है, या वो आपके व्यवहार में घर कर चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, तो वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। वो लोग जरा से भी हीन भावनाएं, जरा सा भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जानना है कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुका है, सिचुएशन बाउंड है, या जो है वो एक प्रकार के मानसिक रोग का लक्षण है। क्योंकि कई प्रकार के मानसिक रोग हैं जिसमें कि एग्रेशन बहुत आए देखने को मिलता है, जैसे कि बाइपोलर के केसेस होते हैं, वो काफ़ी जल्दी एग्रेसिव और आक्रामक हो जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे गलत विचार और गलत उनकी जो धारणाएं होती हैं, उनको काफ़ी सारे भ्रम होते हैं, और वो उस भ्रम को वो सच मानते हैं और इसीलिए वो एग्रेसिव होकर उसके लिए रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये आंकलन करना ज़रूरी है, मनोचिकित्सक से संपर्क करें कि ये जो एग्रेशन है वो एक सामान्य बिहेवियर है, सिचुएशन बाउंड है, या फिर वो एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप युवावस्था में ही, मैं युवावस्था ना कहकर कहूँगा किशोर अवस्था में ही, जब बच्चे की पर्सनालिटी बन रही होती है, वो 8, 10, 12 साल का हो रहा होता है, उस दौरान में यदि उसमें आक्रामकता अधिक देखने को मिलती है या उसके अंदर जो सहन शक्ति है वो कम देखने को मिलती है, तो उसका एक आंकलन कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस समय व्यवहार को बदलना कंपैरेटिवली आसान होता है, जबकि एक वयस्क में उसके एग्रेशन को या किसी भी प्रकार का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो समय रहते यदि हम उसका आंकलन कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ये एक बीमारी की तरफ जा रहा है, तो उस दौरान में उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन काउंसलिंग के द्वारा या दवाइयों के द्वारा करना आसान है एज़ कम्पेयर टू लेटर स्टेजेस। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगर बात करूँ अग्रेशन की, तो ये अग्रेशन जो होता है वो कौन सी स्टेज पर जाकर इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है कि वो मरीज़ के लिए? देखिए, अगर हम मानसिक रोगों की बात करें तो एग्रेशन जिस भी मानसिक प्रकार में रोग में एग्रेशन होता है वो हमेशा एबनॉर्मल ही होता है और वो हानिकारक ही होता है। उस एग्रेशन में जैसे अब मैंने बताया स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे भ्रम होते हैं, वो लोग मानते हैं कुछ षड्यंत्र किया जा रहा है या लोग उनके खिलाफ हैं, उनको आवाज़ें सुनाई, उन सब चीज़ों को वो सच मानते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है और वो एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेशन में वो जो लोग उनके हितकारी हैं उनकी बातें उन्हें गलत लगती हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार देखने को मिलता है कि मरीज़ अचानक से वार्ड में दूसरे मरीजों के प्रति या उनके तीमारदार या अपने तीमारदार के प्रति भी, क्योंकि वो गलत उसके मन में विचार है और जिसको वो सही मानता है, तो उनके लिए वो आक्रामक हो सकता है। तो कई जैसे, और दूसरी बात जैसे मैंने कहा कि सेल्फ डायरेक्टेड जो एग्रेशन है जो कि डिप्रेशन में देखने को मिलता है, तो वो जो आपका जो एग्रेशन है वो आपके अपने अंदर खुद के लिए है। आप गिल्ट महसूस करते हैं, आपके अंदर हीन भावना होती है और आप अपने ग्लानि महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के लिए जीवन में कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं और आप कहीं पहुंच नहीं पाए हैं और आप अपने आप को असक्षम मानते हैं। तो आपका जो सारा गुस्सा है वो आप अपने अंदर ही समेट के रखते हैं और अपने लिए एग्जर्ट करते हैं। इसीलिए व्यक्ति जो है उस सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन की वजह से सुसाइड का कई बार मन में विचार आता है और वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा लेता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि मनोचिकित्सक है, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर गुस्सा, आखिर अग्रेसिव, और ये क्या कारण होते हैं इसके, क्यों इतना ज़्यादा आजकल लोगों में लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आज हम डॉक्टर से चर्चा कर रहे हैं। मगर दर्शकों, अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन और आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि मनोचिकित्सक हैं। जैसे आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर लोगों को इतना जल्दी गुस्सा क्यों आ रहा है, आजकल गुस्से की समस्या लोगों में इतनी ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से जाने से पहले डॉक्टर से हमने बात की थी डिप्रेशन के बारे में। डॉक्टर, मैं डिप्रेशन के बारे में जानना चाहूंगी। आपने बताया था कि डिप्रेशन का जो शिकार होता है व्यक्ति, वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता है और अंदर ही अंदर गुस्सा होता रहता है, वो किसी को व्यक्त नहीं करता है। तो क्या ये डिप्रेशन कौन सी स्टेज पर जाके इंसान को और भी बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, इसके बारे में आप बताइए हमको। देखिए, डिप्रेशन की शुरुआत में जो प्रमुख लक्षण होता है वो मन में उदासी होती है। और जब मन में उदासी होती है, धीरे धीरे जब वो लंबे समय तक चलती है, तो उसके साथ व्यक्ति के अंदर, जैसे मैंने बताया, गिल्ट जो होती है, आत्मग्लानि होती है और हीन भावना घर करने लगती है और उसमें होपलेसनेस होने लगती है। होपलेसनेस एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि वो अब आगे जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा या जीवन में कुछ भी अच्छा होना संभव नहीं है। अपने परिवार की केयर हो गई या अपनी नौकरी पेशा में तरक्की हो गई, तो वो इस होपलेसनेस की वजह से वो उसको आगे का जो अपना भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा धूमिल नज़र आता है और उसे कोई होप नहीं नज़र आती है कि आगे कुछ सुधार हो सकता है। और इसी कारण से जब ये बहुत लंबे समय तक बढ़ता चला जाता है और वो समाज से कटता चला जाता है, क्योंकि लोग उसकी स्थिति को समझते नहीं हैं या ऐसे उपाय या ऐसे परिस्थितियों को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है या आपकी नौकरी में परेशानियां आ रही हैं या परिवार में दिक्कतें, इस वजह से आपका व्यवहार ऐसा हो रहा है। जबकि उसको डिप्रेशन ना मानकर हम उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो अपनी आप चीज़ें जो है, वो अपने विचार है, जो अपनी मन भावना है, वो शेयर करने से बचने लगता है। और जब ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो व्यक्ति सुसाइडल हो जाता है, क्योंकि उसे कोई होप नहीं लगती। तो उसे लगता है कि जीवन को अंत कर देना ही सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि अब मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ और मुझे कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए उसे लगता है कि जीवन को अंत करना ही सबसे आसान तरीका है। उसको सिर्फ लगता है, लेकिन जब वो प्रयास करने जाता है तो वो उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि दिमाग जो है या शरीर जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं बना हुआ है। हम अपने दिमाग में ऐसी वायरिंग है कि आप अपने आप को खुद आत्महत्या, मतलब आप अपने आप को मार नहीं सकते हैं जी। लेकिन ये जो हीन भावना है वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव, इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आदमी का जो प्रयास है जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या उसके लिए स्ट्रगल करने का, वो बिल्कुल धीरे धीरे घटता चला जाता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो आत्महत्या के लिए अग्रसर हो जाता है और उसके लिए प्रयासरत हो जाता है। जी डॉक्टर, जैसे आपने बोला कि लोग डिप्रेशन को इग्नोर करते हैं, तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी कि लोगों में डिप्रेशन के प्रति कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है और लोग आपके पास कितनी देर बाद आते हैं इससे ग्रसित होने के बाद इलाज के लिए। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अगर बात करें, तो पूरी पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 5% पॉपुलेशन जो है उसको डिप्रेशन की परेशानी से ग्रसित है वो जी। और ये आंकड़े कहते हैं कि इनमें से सिर्फ 1/3 लोग हैं जो सिर्फ अपना इलाज कराने डॉक्टर के पास पहुंचाते। मैं डॉक्टर का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साइकियाट्रिस्ट इसमें 3rd नंबर पे आता है। लोग अक्सर अपनी परेशानियों के लिए पहले फिजिशियन के पास जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि मानसिक रोगों के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और लोग उसको एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, इसलिए वो फिजिशियन के पास जाना पसंद करते हैं। साइकियाट्रिस्ट के पास लोग जब इलाज से संतुष्ट नहीं हो पाते या उनको आराम नहीं मिल पाता है, तो साइकियाट्रिस्ट शायद 3रे या 4थे नंबर पर आते हैं जब लोग डिप्रेशन के बाद उनके पास। तो अमूमन ये देखा गया है कि एक डिप्रेसिव व्यक्ति को जब डिप्रेशन शुरू होता है तो उसके लगभग 9 माह से लेकर 12 माह तक वो इधर उधर भटकता रहता है। उसके बाद वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाए। ये जो गोल्डन पीरियड है जिसमें कि डिप्रेशन को दवाइयों के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है, जा सकता है, वो वेस्ट हो जाता है और डिप्रेशन एक भयानक रूप ले लेता है, बहुत सीवियर स्टेज पर पहुंच जाता है। साइकियाट्रिस्ट के बाद जब तक डिप्रेशन आता है वो काफ़ी सीवियर स्टेज तक पहुंच जाता है जी। और इसके साथ मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर, डिप्रेशन जो होता है तो उसका इलाज आप लोग किस तरीके से करते हैं? क्या डिप्रेशन के भी कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं? क्या उसको आप डायग्नोस किस तरीके से करते हैं? देखिए, अक्सर लोगों में जो मैंने कहा कि जैसे भ्रांतियां हैं, गलत फहमियाँ हैं मानसिक रोगों को लेकर, ये एक प्रमुख कारण है। दूसरा जो एक चीज़ है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँ, अक्सर हम परिस्थितियों को ब्लेम करने की कोशिश करते हैं जी। कि चाहे किसी की नौकरी छूट गई हो या अच्छी नौकरी नहीं मिल रही हो, अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं हो, या पारिवारिक कलह हो, या परिवार में कोई मनमुटाव हो,
या और भी कई कारण हो सकते हैं जो जिसकी वजह से व्यक्ति डिप्रेशन में महसूस होता है। तो अक्सर हम उन परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं और अपना सारा समय उसमें व्यतीत कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। परिस्थितियां सभी के साथ होती हैं, ऐसा नहीं है अगर किसी की नौकरी नहीं हो तो जितने भी बेरोजगार हों सबको डिप्रेशन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी। तो आप चूंकि आप डिप्रेस्ड हैं, आपका मन अच्छा नहीं है, इसीलिए आप नौकरी ना होने पर उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं जी। और आप फेलियर महसूस करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम परिस्थितियों को ब्लेम करने की बजाय मानसिक रोग विशेषज्ञ से आंकलन करवाएं कि व्यक्ति क्यों एकांकी महसूस कर रहा है, क्यों एफर्ट्स नहीं कर रहा है जीवन में, क्योंकि एफर्ट करना एक नॉर्मल स्वाभाविक ह्यूमन बिहेवियर है। अगर उसमें कहीं कमी महसूस हो रही है, क्षणिक रूप में थोड़े समय के लिए वो परिस्थिति से हो सकती है कि परिस्थिति आपकी ठीक नहीं है इसलिए, लेकिन यदि वो लंबे समय तक चल रही है तो वो परिस्थिति के वजह से नहीं है, वो आपके डिप्रेशन की वजह से है। तो इसीलिए डिप्रेशन जिस स्टेज में हमारे पास आता है, कई बार लोग कहते हैं कि परिस्थिति ठीक हो जाएंगी, इलाज कराने से क्या होगा जी। इलाज कराने से मन अच्छा होता है, आप उन्हीं परिस्थितियों में आप बेटर रेजिस्टेंस दे पाते हैं, आप स्ट्रगल कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, आपके जीवन को जीने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उसके प्रति जो आपका मोह है वो बढ़ जाता है, इसीलिए आप फाइट करना। तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आपको फाइट करने की क्षमता देता है, अदरवाइज आप फाइट नहीं करते हैं और उस जो लड़ाई है उसको बिना लड़े ही हार जाते हैं। जैसे आपने ट्रीटमेंट के बारे में कहा, ट्रीटमेंट की बहुत सारी मॉडलिटीज़ हैं, दवाइयाँ हैं, उसके अलावा काउंसलिंग सेशंस होते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति को डिप्रेशन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें क्या है। डिप्रेशन अकेले नहीं आता, डिप्रेशन के साथ बहुत सारी एंजाइटी आती है, साथ में परिस्थितियां भी एक कारण हो सकती है। तो हमें एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी पड़ती है कि हमें सब चीज़ों को टैकल करना पड़ता है। व्यक्ति का पर्सनालिटी भी एक कारण हो सकती है डिप्रेशन का, तो हमें हर एंगल से डिप्रेशन को पूरी तरीके से ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। और डिप्रेशन ना सिर्फ लाइफ को लेकिन बाकी बीमारियों को भी इफेक्ट करता है। जो डिप्रेसिव व्यक्ति होते हैं, मान लीजिए उनको हार्ट प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, तो वो लोग चूंकि नीरसता महसूस करते हैं और उनको जीवन के प्रति कोई मोह नहीं होता है, तो वो अपनी दवाइयाँ समय से नहीं खाते हैं। डायबिटीज़ उनकी अनकंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर उनका अनकंट्रोल रहता है, तो इस वजह से वो ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं और इस वजह से उनकी बाकी जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड रूप इख्तियार कर लेती है। तो ज़रूरी है कि हम डिप्रेशन को बहुत अर्ली स्टेज पे डायग्नोस करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मनोचिकित्सक के पास जा रहे हो तो वो आपको दवाई शुरू कर दी जाए। हो सकता है वो इनिशियल स्टेजेस हो और काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। जी डॉक्टर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, डिप्रेशन में आपने इलाज के बारे में बताया, इसके साथ में फैमिली की कितनी अहम भूमिका होती है कि डिप्रेशन से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसको सही करने में? जी देखिए, बहुत फैमिली और समाज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। सबसे पहली बात जो है वो समाज को या पारिवारिक सदस्यों को अपने मन में ये डालनी चाहिए कि जैसे कोई आम बीमारी है, जैसे आपको मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो वैसे ही एक मानसिक रोग है किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। अक्सर लोग ये मानते हैं कि हम मन से कमज़ोर हैं इसीलिए शायद हमें डिप्रेशन हो गया। ऐसा नहीं है, मन से बहुत प्रबल लोगों को भी डिप्रेशन हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है जी, ठीक है। तो ये मन में धारणा नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है, पहले हम उसे ठीक कर लें तब डिप्रेशन का इलाज कराएंगे। तो जब भी किसी को लगे आपके परिवार में किसी को डिप्रेशन है, उसका मनोचिकित्सक से परीक्षण कराएं। दूसरी बात, रेगुलर ट्रीटमेंट लें। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो 1/3 लोग मैंने कहा जो ट्रीटमेंट कराते हैं, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो पूरा ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। शुरू के स्टेजेस में ट्रीटमेंट कराते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं जी। तो इस वजह से उनमें दोबारा डिप्रेशन होने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। दूसरा, परिवार का जो रोल है, परिवार को सपोर्टिव होना चाहिए, लैंडिंग ईयर्स देने चाहिए। मतलब कि परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि व्यक्ति को लगे कि लोग मेरे बारे में जजमेंटल नहीं होंगे, कोई राय नहीं कायम करेंगे और मेरी बात सुनेंगे। अक्सर हम लोग सिर्फ अपनी राय या उस किसी भी समस्या को लेकर कोई व्यक्ति आता है तो उसका हल देने में इंटरेस्टेड रहते हैं। हमें सिर्फ सुननी चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति आपसे कोई हल ना मांग रहा हो, वो सिर्फ अपनी बात आपके सामने रखना चाह रहा हो। तो हमें थोड़ा सा समय उसके संग देना चाहिए, दवाइयों को रेगुलरली लेना चाहिए, अच्छी डाइट, रेगुलर लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। और जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होता है तो अपने मनोचिकित्सक की सलाह से ही उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि फैमिली
ओवर मोटिवेट करने के चक्कर में व्यक्ति को और हीन भावना से ग्रसित कराती है, उसे और होपलेस कराती है। व्यक्ति जो मन से अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, परिवार वाले उसे कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठो और जॉगिंग करने जाया करो और चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। जो व्यक्ति एक नॉर्मल भाव को महसूस नहीं कर पा रहा है या बहुत दुखी है, उसको आप इन सब चीज़ों के लिए मोटिवेट करते हैं तो वो उस स्टेज पे नहीं होता है कि वो ये सब काम कर पाएँ। और चूंकि वो ये काम नहीं कर पाता तो उसमें और हीन भावना होती है कि मेरे परिवार वाले मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो मोटिवेशन होना चाहिए, लेकिन वो स्टैंडर्ड मोटिवेशन होना चाहिए। अपने साइकोलॉजिस्ट से या अपने मनोचिकित्सक से संपर्क करें कि किस लेवल के टास्क हमें डिप्रेसिव पेशेंट्स को देने चाहिए। वो छोटे टास्क होने चाहिए, बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। अगर बड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी और वो कर नहीं पाएगा तो फिर उसको फिर और होपलेसनेस होगी और वो अपने आप को और दुखी महसूस करेगा और आगे के लिए एफर्ट करने से परहेज करेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर्स के साथ मैं जानना चाहूँगी, इसके इलाज में कितना समय लगता है, कितनी काउंसलर्स की क्लासेस होती हैं, कितना समय लग जाता है लगभग इसमें? देखिए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने कहा जैसे डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेज में डिप्रेशन हमारे पास आया है और भी क्या कारण है, ये डिसाइड करते हैं कि डिप्रेशन कितने समय तक चलेगा। लेकिन अनुमानित तौर पर यदि व्यक्ति को किसी को पहली बार डिप्रेशन हुआ है तो उसमें से आंकड़े ये कहते हैं कि अगर आप उसका ठीक से इलाज नहीं कराते हैं तो 25% लोगों को दोबारा डिप्रेशन होने की संभावनाएं होती हैं। तो डिप्रेशन दोबारा ना हो, ट्रीटमेंट तो क्या, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा 2 महीने 3 महीने में डिप्रेशन ठीक हो जाता है, लेकिन इसके दोबारा लौटने की जो संभावना बढ़ जाती है एक बार होने के बाद, उसको कम करने के लिए हम डिप्रेशन के ट्रीटमेंट को थोड़ा लंबा चलाने की कोशिश करते हैं। और ये 6 से 9 महीने के अंतराल में यदि पहली बार ऐसी परेशानी हुई है तो हम उसको कोशिश करते हैं। लेकिन यदि कई बार डिप्रेशन हो चुका है या पर्सनैलिटी में और प्रॉब्लम्स हैं या व्यक्ति नशे का भी इस्तेमाल करता है, परिवार में भी किसी को डिप्रेशन है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया और डिप्रेशन के बारे में बताया आपने, इसके साथ में और कौन सी कॉमन परेशानियां देखी जाती हैं और कौन कौन सी कॉमन बीमारियां होती हैं मानसिक से कनेक्टेड होती हैं, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर हम मानसिक रोगों की बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर आ गया, मेनिया आ गया, ठीक है। उसके अलावा डिप्रेशन एक फैक्टर है जिसमें सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन होता है, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ये कॉमन इलनेसेस। पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कि इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। उसमें व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में क्षणिक आवेग आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो मारपीट करता है, तोड़फोड़ भी कर सकता है और उसके बाद वो थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उसके मन में आत्मग्लानि आती है कि जो है मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और वो घर वालों से माफ़ी भी मांगता है और भविष्य में ये भी कहता है कि मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन फिर एक परिस्थिति ऐसी आती है या फिर एक आवेग आता है, तो ये एक प्रकार की बीमारी होती है। वो बिना सिचुएशन या किसी छोटी परिस्थिति में भी हो सकती है, उतना आवेग उसके लिए जायज़ नहीं है उस परिस्थिति के लिए, तो इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होती हैं जिसमें एग्रेशन की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, पुअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन जो होती है, जो लोग ढंग से इलाज नहीं कराते हैं, उनमें एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ऐसा होता है, एक परेशानी होती है जिसमें लोगों में ज़्यादा आक्रामकता देखने को मिलती है या ज़्यादा इरिटेबिलिटी या एग्रेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पूरली कंट्रोल डायबिटीज़ है जिसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अलावा कई सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे मैंने थायराइड के बारे में बताया, ऐसे भी इस प्रकार से और भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसमें कि जिनके डिस्टर्बेंस की वजह से एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो कभी भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि नॉर्मल व्यवहार से व्यक्ति ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, ज़्यादा उत्तेजनात्मक हो रहा है, जो उसके कंट्रोल के बाहर है, जो उसकी पहला स्वभाव नहीं था, तो इसको एनालिसिस की ज़रूरत है और साइकियाट्रिस्ट से मिलकर इसको एनालाइज करवाएं कि इसके क्या कारण है, ताकि जल्दी एनालाइज हो जाए तो वो जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। जी दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर विशाल सिन्हा, जो कि मनोचिकित्सक हैं, जिनसे आज हमने बहुत सारी जानकारी ली कि डिप्रेशन क्या होता है, किस वजह से होता है और इसका क्या इलाज है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, अगर आपको लगे जरा सा भी डिप्रेशन का थोड़ी सी भी अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण आपके अंदर पाए जाएं तो आप तुरंत अपने मनोचिकित्सक से सलाह लें, उनको दिखाएं जाके, ना कि खुद से घर बैठ के इसको इग्नोर करें। इसी के साथ डॉक्टर, आप दर्शकों से हम पूछना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से सिर्फ यही कहूँगा कि मानसिक रोग एक कॉमन परेशानी की तरह से, अन्य बीमारियों की तरह से है।
लोग अक्सर ये कहते हैं कि उनके मन में धारणा होती है कि मानसिक रोग ठीक नहीं होते हैं या उनमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो नशे की दवाइयाँ होती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, या मानसिक रोग का इलाज ज़िंदगी भर चलता है। एक बार आपने मानसिक रोग की दवाई खा लिया, इलाज करा लिया, तो आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। जी। लोग डायबिटीज़ हो जाता है या ब्लड प्रेशर हो जाता है तो या थायराइड हो जाता है, उसके लिए बहुत लंबे सालों तक दवाई खाते हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों में गलत धारणा नहीं होती और डायबिटीज़ का इलाज सालों चलता है या ज़िंदगी भर भी चलता है। जी। तो ऐसा नहीं है। मानसिक रोग के लिए हो सकता है आप चूँकि कई बार परेशानी हो या आपकी परेशानी ज़्यादा हो, इसलिए इलाज थोड़ा लंबा चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन दवाइयों के आदी हो जाएंगे और आपको जो है नशे की आदत पड़ जाएगी या उन दवाइयों से छुटकारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए कि मानसिक रोग अन्य बीमारी की तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करें और उसका समय रहते इलाज कराया जाए, ताकि हम एक बेटर क्वालिटी लाइफ हम लीड कर सकें। जी बिल्कुल। दर्शकों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।